एग्जाम से पहले अगर ये रिवीजन देख ली तो तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा बच्चों। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हें पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम देखेंगे 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। अगर मैं बात करूंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस में, ऑल ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, वर्क्स टुगेदर, साथ में काम करती है और कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए भैया? एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, न्यूट्रिएंट से मिलती है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये क्या? न्यूट्रिएंट है, ठीक है। एनर्जी हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द एनर्जी, ऑक्सीजन हमें चाहिए। अब भैया जी एनर्जी बन तो रही है बट कैसे सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचेगी? अब समझ लो, प्लांट का एग्जांपल लूं तो लीव्स में तो एनर्जी बन रही है बट पूरे बॉडी को तो चाहिए ना, तो कोई ना कोई सिस्टम होगा जो पहुंचाएगी। तो हमारे बॉडी में कौन सी सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ऑक्सीजन और फूड को हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और कंट्रोल सिस्टम है जो हमारी सारी लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। अब ये सारी चीजें तुमने पहले पढ़ी होगी, मैंने ये एक्स्ट्रा लिखी है। कौन से सिस्टम किसके लिए काम करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम सारा प्रोवाइड करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भैया जी एनर्जी बन रही है बट कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बन रहा है ना, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी में रहेगा तो हार्म होगा, इसलिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और सारी चीजें प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। अगर मैं बात करूंगी, इसमें दो टाइप्स के रेस्पिरेशन है, ठीक है। अगर हम देखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये क्या किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है बच्चा, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, पहला है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम पहले देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? रिक्वायर्ड क्या बच्चा जी? ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अब इसमें कौन सी स्टेप्स होती है? पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। अब कहाँ पे होती है मैम? ये होती है साइटोप्लाज्म में। और किसका ब्रेकडाउन होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारा पायरुविक एसिड में, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या क्या बनता है? क्या एंड प्रोडक्ट बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 एटीपीज बनती है, 2 NADH बनता है और वाटर बनता है। फिर आते हैं पायरुविक एसिड जो होता है, ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटिल कोए एंजाइम में, ठीक है। अब ये एसिटिल कोए, 2 NAD, ये सारी चीज होती थी। अब आती है थर्ड साइकिल, दैट इज अ क्रेब्स साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एसिटिल कोए तो था, वो कन्वर्ट होता है किसमें? यहाँ से इंपॉर्टेंट है, CO2 H2O नाड एंड फैट, ठीक है। किसमें? CO2 H2O नाड एंड फैट। और क्या बनेगी बच्चा? फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होता है वहां पे हमें मिलेगी, जो नाड था वो 3 ATP बनाता है, जो फैट है वो 2 ATP बनाता है। तो यहाँ पे तुम्हें यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? तुम्हें आएगा ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए। उसके अलावा इसके एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट क्या है इसके तुम्हें क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। डन, इतना आएगा MCQs के लिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है? क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल कहाँ पे हो रही है? ये 2 चीजें तुम्हें याद रखनी है। कितनी ATPs बनती है वो भी याद रखनी है। उसके बाद अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बात करेंगे, इससे बनते हैं गिव रीजंस, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगी, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, पहली चीज तो ये याद रख लो कि भैया जी इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, ठीक है। उस टाइम पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है बॉडी। अब पहली चीज तो दोनों में कॉमन है, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। मैंने पहले ही बताया, ग्लूकोज का क्या? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, सेम एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो सेकंड स्टेप है वो है फर्मेंटेशन। क्या है बच्चा? फर्मेंटेशन। ये एक MCQs याद रखना, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन किस में होता है मैडम? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। अब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, कौन से ऑर्गेनिज्म में? ईस्ट में, ठीक है। और अगर हम जैसे मसल सेल्स ये सारी चीजें बोल देंगे, हमारी बॉडी के मसल्स, उसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में। और अगर हम वेरियस माइक्रोब्स अगर बात करेंगे, जिसमें विनेगर्स, विटामिन, इसमें अब रिजल्ट क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, ठीक है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, लेस एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड जो बनेगा ना, वो ना
फटिक ये करेगा, मतलब क्रैम्प होता है उसकी वजह से बॉडी में, ठीक है। देन मसल सेल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वैसे होगा, और ये सारी चीजें किसके रिजल्ट हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। अब दोनों में से क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है, देखो यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट जो भी है साइंटिस्ट उनके अकॉर्डिंग टू ये चीजें बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी ग्लाइकोलिसिस क्यों है, ईएमपी पाथवे इज अनादर नेम, क्रेब्स सायकल का टीसीए सायकल इज अनादर नेम, ठीक आहे। तो तुमचं घरचं नाव काय आहे आणि बाहेरचं नाव, तशाच टाईपचे यांचे दोन नाव आहेत, ठीक आहे। पण कशामुळे आहेत, कारण की सायंटिस्टमुळे, ठीक आहे, कोणते सायंटिस्टनी त्यांना बनवलं ते। आता ग्लायकोलिसिस कुठे होते, लोकेशन सायटोप्लाझममध्ये, क्रेब्स सायकल आणि टीसीए कुठे होते, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये। लय भारी पीपीटी बनवली आहे तुमच्यासाठी, ही सगळी पीपीटी तुम्हाला तुमच्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटणार आहे, तर ज्यांनी कोणी जॉईन नसेल केले त्यांनी जॉईन व्हा, कारण की हे सगळे स्टडी मटेरियल टेलिग्राम चॅनलवर भेटतील तुम्हाला। त्यानंतर बघा ही प्रोसेस होणार आहे, ग्लायकोलिसिस होणार म्हणजेच काय, ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन झालंय पायरुविक ऍसिडमध्ये, ठीक आहे। आता याच प्रोसेसला आपण ग्लायकोलिसिस म्हणतो। कुठे होत आहे बाळांनो, सायटोप्लाझम मध्ये होतीये। मग हे कशामध्ये कन्वर्ट झालं, ऍसिटिल कोए मध्ये, आणि जे नाड अँड CO2 बनले होतं ते आहे। आता हे ऍसिटिल कोए आहे हे एंटर करते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये। आता चालू होती आपली क्रेब्स सायकल, त्यामध्ये आपल्याला CO2, H2O, नाड आणि फॅट भेटतं। मग त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेनमुळे आपले किती एटीपीज मिळतात, 36 to 38 एटीपीज। तर तुम्हाला 38 एटीपीज आठवण ठेवायचे आहेत। डन, टोटल एनर्जी आपल्याला भेटते 38 एटीपीज, कळलं। कशामध्ये, एरोबिक मध्ये। आणि अनएरोबिक मध्ये किती भेटतंय आपल्याला, 2 एटीपीज, कारण की एवढीच प्रोसेस आपली अनएरोबिक मध्ये होते। हे काही पॉइंट्स आहेत ते तुम्हाला याद ठेवायचे, जैसे नाड़ को क्या बोलते हैं, फाड़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। नाड़ से हमें कितनी एटीपी मिलती है, नाड़ से मिलती है 3 एटीपी, ठीक है, और फाड़ से कितनी मिलती है, 2 एटीपी, ठीक है। और टीसीए साइकिल का नेम क्या है, देखो टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल को ही टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सेपरेटली सारी चीजें मैंने बता दी है। तो तुम्हारे लिए ये एक स्लाइड और दिस स्लाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम दैट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नहीं आता है बट तुम्हें याद रखना है। एटीपी मतलब क्या बच्चा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। एडीपी मतलब क्या, डाइफॉस्फेट, मतलब कितने, 2 फॉस्फेट बॉन्ड है। अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं एटीपी, ये बनती है एडेनिन से, राइबोस से, 3 फॉस्फेट बॉन्ड से, ठीक है। तो ये इतना डिटेल तुम्हारे बुक में है नहीं, बट ये फ्लो चार्ट में दिया है, ठीक है। ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आता है तुम्हारी एग्जाम में। फिर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एनर्जी फ्रॉम फूड सोर्सेज कितना मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें कितना देता है, 4 किलो कैलोरीज, प्रोटीन हमें कितना देता है, 4 किलो कैलोरीज, लिपिड हमें कितना देता है, 9 किलो कैलोरीज। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें, ठीक है। कोई भी MCQ आ सकता है। अब कहाँ से मिलता है, मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज है एरोबिक कंडीशंस में। फिर अमीनो यूज व्हेन कार्ब्स आर इनसफिशिएंट, जब कार्ब्स नहीं होते हैं तब प्रोटीन यूज किया जाता है। हाईएस्ट एनर्जी मिलती है हमें फैट से, लिपिड से, फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं एसिटिल कोए में और क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, अमीनो एसिड एसिटिल कोए में जाता है, फिर आगे क्रेब्स साइकिल में जाएंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। तो ये तुम्हारी बुक में एक फ्लो चार्ट है, उसमें बता दिया है। अब न्यूट्रिएंट एंड उसके रोल क्या है, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे तुम्हारा 2026 का सवाल बनेगा ही बनेगा, तो तुम्हें करके जाना है। ये मैंने बहुत इजीली तुम्हें बता दिया यहाँ पे तीनों का। देखो अब अगर मैं बात करूंगी कार्बोहाइड्रेट्स में, मेन एनर्जी सोर्स है, कितना मिलता है मैंने बताया। कौन से उसके सोर्स है, मिल्क से मिलता है, फ्रूट से, जैगरी से। अगर समझ लो एक्सेसिव हो जाएगा तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन में स्टोर कर देगा, कहाँ पे, लीवर एंड मसल्स में, ठीक है। ग्लूकोज इज प्राइमरी फ्यूएल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डन। उसके बाद प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है और रिपेयरिंग करने में काम करता है। कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरीज मिलती है। फिर मेड किससे बना है, ये अमीनो एसिड से बना है बच्चा, इसीलिए अगर प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एनिमल प्रोटीन जो होता है, 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। मतलब ये क्या, जो एनिमल से आ रहा है वो एनिमल प्रोटीन हो गया, जो प्लांट से आ रहा है वो प्लांट प्रोटीन हो गया। तो वैसे ही जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन है। अब एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में,
ठीक है, एंटीबॉडीज भी ब्लड में, ठीक है, एक्टिन, मायोसिन ये कहाँ पे, मसल्स में, ठीक है, इंसुलिन पैनक्रियाज में, केराटिनिन कहाँ पे, केराटिन एंड मेलानिन ये स्किन पे। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये करके जाना ही है। अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड नॉट स्टोर ब्रोकन डाउन इन अमोनिया एंड एक्सक्रीटा, ठीक है, अगर समझ लो एक्सेसिव अमाउंट हो गया तो ब्रोकन डाउन किया जाएगा और एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल दिया जाएगा। फिर आते हैं लिपिड्स एंड फैट में। लिपिड क्या है, हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट, कितना भैया जी, 9 किलो कैलोरीज, मतलब लिपिड ही बहुत ज्यादा तुम्हें क्या देता है बच्चा, एनर्जी देता है। अगर मैं बात करूंगी फैटी एसिड और अल्कोहल कंपाउंड से बना होता है, किसमें, फॉस्फोलिपिड, यूज टू मेक फॉस्फोलिपिड, ये एक एमसीक्यू है, ठीक है। जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, वो होती है फॉस्फोलिपिड से। तो ये एक रहा तुम्हारा एमसीक्यू। कौन से है, हार्मोन हो गए जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, ठीक है, ये सारे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा एमसीक्यूज का, ये भी एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है, ये याद रखो। फॉर माइलिन शीट ऑन, ये तुम्हारे क्लास में नहीं है बट जो न्यूरॉन होते हैं उसकी माइलिन शीट में भी हेल्प आता है। अब स्टोर कहाँ पे होता है, अगर ज्यादा हो गया तो एडिपोज टिश्यूज में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज में स्टोर हो जाता है। डन, इतनी ही चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन्स में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आया था प्रीवियस ईयर में आया था, तो तुम्हें याद रखना है। विटामिन क्विक टेबल मैंने बताया है, कितने टाइम की है, ए बी सी डी ही याद रख सकते हो, ई के, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी फैट सोल्यूबल तुम्हें याद रखनी है। फैट सोल्यूबल कौन सी है बच्चा, देखो, वाटर सोल्यूबल याद रख लो, बी एंड सी। वाटर सोल्यूबल जो है, वाटर सोल्यूबल बी एंड सी है। एक ट्रिक किसी बच्चे ने मुझे बताई थी, WBC का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल। कौन सी है वाटर सोल्यूबल, बी एंड सी। रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है फैट सोल्यूबल, ठीक है। अब ये रोल तुम्हारे बुक में नहीं दिया बट मैंने एक्स्ट्रा चीज करके दी है तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो पढ़ सकते हो। फिर हम आते हैं वाटर पे आता है गिव रीजन, ठीक है, वाटर पे क्वेश्चन आता है गिव रीजन पे सवाल आता है। इसमें क्या होता है, देखो, हमारी बॉडी में वाटर इसेंशियल क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में 60 से 70% हमारा पूरा बॉडी वेट किसका है, वाटर हमारे बॉडी में, ठीक है। ईच सेल कितना परसेंट, 70% वाटर। ब्लड प्लाज्मा के पास कितना वाटर है बच्चा, 90%। तो हमारे बॉडी की सारी इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर सेल फंक्शनिंग हमें वाटर जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो बाकी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में दिक्कत आएगी, इसीलिए हमें वाटर जरूरी है। फिर अगर मैं बात करूंगी डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, अब कैन नॉट बी डाइजेस्ट ऑफ अदर सब्सटेंस, हेल्प इजेशन के लिए हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड मैटर्स को, ठीक है। जैसे कहाँ से मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जैसे पालक, आपल्या भाज्या असतात ना त्यामधून, लीफी वेजिटेबल्स मधून। डन, चलो आगे बढ़े। अभी अब सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चीज है हमारी सेल डिवीजन। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट में आते हैं सेल डिवीजन में। अब इससे तुम्हें एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये एक सवाल आएगा। इसके अलावा जो 1-2 एमसीक्यूज आएंगे मैं वो यहाँ पे बता दूंगी। देखो, सेल डिवीजन क्या होता है, ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल। क्या होता है बच्चा, मतलब डिवीजन होना, ठीक है। अब 4 फेजेस है, 2 टाइप्स की सेल डिवीजन है। कौन सी, माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले हम देखेंगे माइटोसिस। पहली स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिख के दिया है तुम्हें, शॉर्ट एंड ठीक हो जाएगा। सिस्टर क्रोमैटिन विजिबल हो जाती है, ठीक है। और सेंट्रियोल जो होता है बीच का, जो सेंट्रियोल होता है बीच का, अगर ये क्रोमोसोम है हमारा और बीच का जो हमारा सेंट्रियोल है, ठीक है, वो ड्यूप्लीकेट होता है, ड्यूप्लीकेट हो जाएगा, मूव टू द पोल्स के पास जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब क्या, ब्रेकडाउन ऑफ होगा, ठीक है, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर स्टार्ट डिसअपियरिंग, स्टार्ट होता है, याद रखना, स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड फेज है हमारी मेटाफेज। ये 2 फेजेस करके जाना, 2 फेजेस करके जाना, ये और ये बोथ आर इंपॉर्टेंट। मेटाफेज और प्रोफेज दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फुल्ली गॉन, तो ये एमसीक्यू बन गया कि कौन से फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर हो जाती है, तो कौन सी फेज है, मेटाफेज, याद रखो। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, ठीक है। ऑल क्रोमोसोम अलाइव कहां पे अलाइन हो जाते हैं, इक्विलैटरल प्लेन में। सेकंड एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यू ये हो गया, ठीक है,
ये हो गया सेकेंड एमसीक्यू। जितने भी मैं एमसीक्यूज बता रही हूँ वो इसी से आएंगे, गारंटी है मेरी। स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे सेंट्रोमियर टू सेंट्रियोल्स। डन। फिर आते हैं हम हमारी थर्ड फेज, दैट इज एनाफेज। सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट हो जाती है, पुल्ड अपोजिट, दो पोल में वो अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है, पुल्ड टू द अपोजिट पोल्स बाय द स्पिंडल फाइबर, देन क्रोमोसोम अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास। तो थर्ड एमसीक्यू, ठीक है, थर्ड एमसीक्यू, एमसीक्यू यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बंच ऑफ बनानास कहाँ पे विजिबल है, वो एनाफेज में, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं 2 अपोजिट पोल्स में। फोर्थ जो है टीलोफेज, इसमें क्या हो जाएगा, डीकंडेंस हो जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाएगी, 2 सेट्स बन जाएंगे, 2 डॉटर न्यूक्लिया बन जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएगी। डन। इतने ही 4 फेजेस थी। अब आते हैं हम मियोसिस में। माइटोसिस तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। माइटोसिस पे 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 एमसीक्यूज आएंगे, तीनों एमसीक्यूज मैंने बता दी है, ठीक है। और प्रोफेज से अगर आएगा तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आ सकती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें याद रखना है, कौन से चेंजेस होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम मियोसिस में। रिडक्शनल डिवीजन होती है बच्चा, ठीक है। ऑकर्स इन कहाँ पे होता है, ये स्टेम सेल्स में, सॉरी जर्म सेल्स में होती है। और यहाँ पे तुमने देखा था कौन से सेल में हो रहा है, सोमैटिक एंड स्टेम सेल। तो ये एक एमसीक्यू हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड बिफोर डिवीजन, ठीक है, और 2 डॉटर सेल बनती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनती है। देखो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बनता है, वहां पे कितना बन रहा था, 2, ठीक है। देखो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों का दिया है, ये सिमिलर है, क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां पे नहीं हुआ था, माइटोसिस में नहीं हुआ था, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, जेनेटिक वेरिएशन आएगा इसके वजह से। पहला है होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अलाइन टू द इक्विलैटरल फेज में, ठीक है। देन एनाफेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम नॉट सिस्टर क्रोमैटिन पुल अपोजिट, पुल टू द अपोजिट पोल्स, 2 हैप्लॉइड सेल इज फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद मियोसिस 2 में क्या होगा, सिमिलर टू द माइटोसिस, सेम होगा, ठीक है। माइटोसिस में जो भी चीजें हुई, ऑकर्स इन हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द मियोसिस 1, रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमैटिन पुल अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्ट क्या बनता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है फ्रॉम द 2 सेल्स ऑफ मियोसिस 1, जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, 4 सेल जेनेटिकली डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मियोसिस का। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द डिफरेंस, जो कि तुम्हारी एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस तुम्हारी एग्जाम में आएगा कि कौन से सेल में क्या हो रहा है। देखो माइटोसिस एंड मियोसिस, पहली चीज कहाँ पे हो रही है, सोमैटिक एंड स्टेम सेल, ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, जर्म सेल्स में, ठीक है। कितनी सेल्स बन रही है, 2 सेल्स बन रही है, यहाँ पे कितनी, 4 सेल्स, सेम ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरेंट सेल हैप्लॉइड, डज नॉट, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है क्या, डज नॉट ऑकर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हो रहा है, कहाँ पे, प्रोफेज 1 में हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला था प्रोफेज 1 में, ये देखो प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉटर सेल आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल, यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होता है, कहाँ, क्यों काम करता है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए, ये क्यों, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट के लिए, स्पोर फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी माइटोसिस एंड मियोसिस। अब ये पूरे चैप्टर से तुम्हें क्या याद रखना है, ये जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, लिपिड कितना है, एरोबिक में कितनी एनर्जी बन रही है, नाड कितनी देता है, और एरोबिक अनएरोबिक क्या है, ये पूरा इतना फॉर्मूला है, की फॉर्मूला। अगर ये तुम तुम्हारी बुक्स में लिख लेते हो, ये छोटे से नोट्स अगर तुम 2-3 पेज में हो जाएंगे सारी चीजें, अगर ये भी लिख लेते हो तो तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 का। तो इतने शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और हाँ, कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा तुम्हें वीडियो। सी यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।